गठबंधन कर रहा हूँ, क्या है की जाती है? पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रियदर्शनी सिंह, प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा, और मेरे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं जिले के महामंत्री अनुराग गर्ग जी। मेरे साथ यहाँ पे हैं ममता चौहान जी, ममता राघव जी, क्योंकि जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, और हमारे साथ हैं कौशिक जी जो कि जिला मीडिया प्रभारी हैं, और यहाँ पे जिले के जितने भी प्रमुख लोग हैं उन सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। आज जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि 15 अगस्त 2025 को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री देश के, उन्होंने लाल किले पे एक भाषण दिया था। उस भाषण को आज भी याद रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं ये देशवासियों को संदेश दिया था कि जीएसटी की जो दरें हैं उसको घटाकर हम जितने भी जनता जन हैं उनके लिए एक सौगात लेके आ रहे हैं। आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां पे हमारे पास नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। आज मुझे गर्व हो रहा है ये बोलते हुए कि आज हमारे पास एक महिला वित्त मंत्री हैं। लोग अक्सर ये कहते हैं कि महिलाएं जो है पता नहीं हिसाब किताब देख सकती हैं, नहीं देख सकती हैं। ये इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ है, ऐसी स्थिति हुई है जो शायद इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाएगा। पहली बार जब 12 लाख की टैक्स रिबेट जब हमें दी गई, और उसके बाद जब जीएसटी घटाकर अब 5% और 18% दो दरों में आ गया है। इसका मतलब कि कोई भी सामान जो कि जरूरत का सामान हम सब जो खरीद रहे हैं वो सारी की सारी जरूरत का सामान हम बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। ना हमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स देना है, ना कुछ ऐसी जो कहते हैं ना महंगाई बढ़ रही है। इस महंगाई के दौर में इस जीएसटी की रिबेट से ना ही आम जन मानस अपने आप को बेहतर स्थिति में देखेगा, और अलबत्ता इनफैक्ट अगर हम कहा जाए तो यहां पे अगर ये बड़ी बात नहीं होगी, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज बिजनेस कम्युनिटी, व्यापारी कम्युनिटी भी अपने आप को एक बहुत ही बेहतर स्थिति में देख रही है। क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है कि जब जीएसटी की दरें होंगी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग होगी। ये बड़ी ही सिंपल सी बात है जो मुझे लगता है कि अर्थशास्त्र में ये बड़ी सिंपल सी बात है जो मुझे लगता है हर एक आम जनमानस को ये बात समझ में आ जाएगी। कुछ जो विशेष पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे जब हम अरुण जेटली जी को यहाँ पे आज याद करना चाहिए, क्योंकि जब अरुण जेटली जी ने जब जीएसटी की दरें रखी थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये कोई परमानेंटली हम लोग नहीं कर रहे, स्थायी रूप से नहीं कर रहे हैं। इसको जब होगा हम जीएसटी की दरों को कम और ज्यादा या जो भी होगा वो हम सुविधा अनुसार जनता के लिए कर पाएंगे। लेकिन कोविड जैसी स्थिति, जिससे कि सबको मालूम है कि पूरी विश्व व्यापक अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, लेकिन इसके ऊपर भी मुझे बड़ा गर्वान्वित हो रहा है ये बोलते हुए कि भारत एक ऐसा देश था जिसने कोविड जैसी स्थिति को भी बहुत बेहतरी से संभाला, और उसके बाद अर्थव्यवस्था आज हम चौथे स्थान पे हैं। अगर हम विश्व की अर्थव्यवस्था में अपने आप को देखें तो आज हम चौथे स्थान पर आते हैं। जहां पे बड़े बड़े देश आते थे आज हमारा नाम वहां पे लिया जाता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है मोदी हैं तो मुमकिन है जी। उसके बाद हमारी सरकार का साफ ये लक्ष्य था कि राजस्व का संग्रह ही नहीं सिर्फ बढ़ाना है, हमें जनता के लिए ऐसे काम करने हैं जो कि आसानी से जनता उसे रिलेट कर पाए, उसे जा पाए। आज आप किसी को भी, जब किसी को, मेरे यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हैं सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप पत्रकार हैं। जब भी मैं यहाँ पे यकीन के साथ बोलती हूँ, एक भी कार्यकर्ता अपने आप को जब बोलता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो यकीन मानिए पद प्रतिष्ठा ये सब बात की बातें हैं, अपने आप को गर्व महसूस होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो अब इसमें मैं बताऊं, अक्सर विपक्ष ये आरोप लगाता है कि इन्होंने जीएसटी लगा दी, लूटने का काम किया, ये किया। कांग्रेसी अक्सर ये आरोप लगाते हैं, विपक्ष अक्सर ये हमारे पर आरोप लगाते हैं।
मैं आपको बता दूं कि उनके समय में वैट लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, टोल टैक्स लगता था, फलाना टैक्स लगता था, सारे टैक्स लगा के 32% तक हम लोग टैक्स देते थे। वो टैक्स जब हमारे बजट पे आता था तो एक महिला के लिए घर चलाना मुश्किल हो जाता था। हम जब माननीय मनमोहन जी की सरकार थी, यूपीए 2 की सरकार थी, तब यकीन मानिए हम 14वें नंबर पे थे विश्व की अर्थव्यवस्था पे। उस समय और भी कुछ बातें हैं जो कि मैं आपको बताना चाहती हूं। विपक्ष ये भी आरोप लगाता है कि आपने 40% का जो है वो भी लगाने की कोशिश की है कुछ चीजों पे, लग्जरी आइटम्स पे। तो मैं राहुल गांधी जी से सवाल पूछना चाहती हूं, कांग्रेसियों से सवाल पूछना चाहती हूं कि क्या आप गुटखा और तंबाकू को आप क्या चाहते हैं, 5% वैट मिले? 5% वैट चाहते हैं आप कि आप ये स्थिति चाहते हैं कि घर बर्बाद हो जाए? अगर 40% वैट हम दे रहे हैं तो हम ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कृपया धूम्रपान मत करिए, कृपया ऐसी चीजों का सेवन ना करिए। लेकिन जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि हमारे बच्चों की खान पान की चीजें, महिलाओं के लिए जो चीजें होती है सुविधाजनक, बच्चों के डायपर, ये सब आज 5% वैट पे, आज 5% जीएसटी पे आज हमें मिल रहा है। और ये अगर किसी ने कर दिखाया है तो वो मोदी सरकार ने कर दिखाया है, भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। उसके बाद 22 सितंबर से लागू होने वाले बदलावों को हम करने वाले हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को इफेक्ट करेगा और इसको बेहतर बनाएगा। मैं बड़े दावे के साथ कह सकती हूं कि आप हर महीने, और मैं खुद एक गृहिणी हूं तो इसको मैं घर भी चलाती हूं, तो बड़े दावे के साथ कह सकती हूं कि हर एक गृहिणी आराम से 1000 से 1500 रुपए तक की बचत आराम से अपने घर पे कर सकती है। और इसको मात्र 1000 रुपए मत बोलिए, अगर आप इसको 12 महीने से कैलकुलेट करेंगे तो 12,000 रुपए में आप ये सोचिए कितना कुछ हो सकता है। और साथ में हमारी और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है हमारी, उज्ज्वला योजना है हमारी। ये सारी की सारी जो योजनाएं हैं ये महिलाओं को देख के बनाई गई हैं। ये सारी की सारी जो योजनाएं बनाई गई हैं ये देख के बनाई है कि कैसे हमारा देश जल्द से जल्द एक विकसित भारत बने, उज्जवल भारत बने। दूध, घी, पनीर, चॉकलेट, सेवा, मेवा, ये सब ये सब आप लोगों को एक बड़े ही सस्ते दामों में मिलेगा। ऑटोमोबाइल का नवीकरण और ऊर्जा निर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को भी इससे अभी मैं यहाँ पे फरीदाबाद में बैठी थी, लोगों से बातचीत हो रही थी कि क्या करते हैं आप, क्या करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे अधिकतर लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का काम है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि भारत आज वैसा देश हो गया है जहां पे हम एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप भारत में तभी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की छात्रा भी रही हूं इसलिए बता रही हूं, एंटरप्रेन्योरशिप हमारी तभी ज्यादा बेहतर बढ़ेगी जब हम इसकी दरें कम करेंगे। जब जीएसटी की दरें होंगी, डिमांड और सप्लाई बढ़ेगा, तो अपने आप ही जब सप्लाई बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, लोग सामान खरीदेंगे और हमारा देश उज्जवल रहेगा। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो जरूर पूछिए मुझसे। मुझे लगता है जो दरें घटाई गई हैं, एक पहली बात इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बीजेपी ही जीएसटी लाई थी 2017 में। 2025 में क्या ये टैक्स सिंप्लीकेशन करने का तरीका है या कोई चुनावी कदम दिखाई दे रहा है इसमें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो ये कोई भी चुनावी कदम तो बिल्कुल भी नहीं है। बिहार चुनाव, क्योंकि बिहार में सबकी नजर देखिए यूपी बिहार पर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति बहुत इफेक्ट करती है उन राज्यों से। बिल्कुल क्या कहेंगे? लेकिन देखिए अर्थशास्त्र के जो फैसले लिए जाते हैं, जब इकोनॉमिक्स के फैसले लिए जाते हैं तो चुनावों को मद्देनजर मुझे नहीं लगता क्यों तभी फैसले लिए जाते हैं जब किसी चुनाव तो ऐसा है। मैं बताऊं, भारतवर्ष इतना बड़ा, हम लोग 144 करोड़ की जनता है, आप समझिए, ठीक है। और इतने सारे राज्य हैं हमारे, किसी न किसी राज्य में तो चुनाव होते ही रहेंगे। लेकिन हम देश की जनता का फैसला, हम लोग अर्थव्यवस्था का फैसला, इतना संगीन फैसला हम लोग चुनावों पे नहीं ले सकते हैं। हाँ, अलबत्ता ये फैसला जो लिया गया है ये ना ही लोग अब ये भी अफवाह उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शायद ट्रंप ने ये फैसला लिया है शायद इसलिए हमने जीएसटी की दरें बढ़ा दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले से ही तय था। अरुण जेटली जी ने पहले ही कहता रहा, बहुत समय से लंबित पड़ा है। बिल्कुल पहले से ही ये तय था कि जीएसटी की दरें कम करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास अर्थव्यवस्था आई थी
तो समझिए वो चरमराई हुई अर्थव्यवस्था थी, सब कुछ बिखरा था। 14वें नंबर पे थे हम लोग, 14वें नंबर पे थे आज हम, 14वें नंबर पे थे हम लोग जब हमारे पास आई थी, मोदी सरकार के पास आई थी 2014 में। आज हम 4थे नंबर पर हैं। आप ये सोचिए, आज हम बोनाफाइड कहते हैं ना, उज्जवल श्रेणी के छात्रों में आते हैं हम लोग। तो आज अपने आप को जब भारतीय बोलते हैं, जब हम विदेश यात्रा पे जाते हैं, तो मुझे जब किसी को बोलते हैं कि मैं भारत से हूं, मैं भारत से आई हूं या मैं इंडियन हूं, अपने आप को बहुत गर्वान्वित फील करते हैं। और मुझे लगता है यहाँ पे हर व्यक्ति फील करता होगा ये। तो ये दिया है मोदी सरकार ने, ये दिया है मोदी जी। प्रदर्शनी जी, एक बात अभी आप बोल रही थी कि गुटखा एग्जैक्टली जो चीजें हैं ऐसी, चाहे वो शराब है, 40% उन पर जीएसटी लगा दी गई है, मतलब लोग उसे नहीं छोड़ते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हरियाणा में ही, हम हरियाणा की बात करते हैं जी, हरियाणा में उन मैन्युफैक्चरिंग को ही बंद कर दिया जाए, उन फैक्ट्रियों को ही बंद किया जाए जिससे नशा परोसा जा रहा है, जहां पर नशा मुक्ति के लगातार बीजेपी अभियान चलाती है। जी बिल्कुल। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो ड्राई स्टेट्स हैं। जी, गुजरात मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, इसमें ना आपको बहुत सारी चीजें समीकरण सोचने होते हैं। जो सोच रहे हैं, जो आपका प्रश्न है वो बड़ा लॉजिकल प्रश्न है, लेकिन जो हम देख रहे हैं वो उद्योगपति के नजरिए से देख रहे हैं। उद्योगपति को तो पहुंच रहा है ना, ज्यादा पैसा पहुंच रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग वर्कर भी वहां पे काम करते हैं। तो जब सरकार इस तरीके के फैसले लेती है, तो यहाँ पे ये भी हमें देखना पड़ता है कि जो व्यक्ति वहां पे काम कर रहा है, कि उनकी रोजी रोटी ना चली जाए। ये भी बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हमें देखने होते हैं। और हाँ, लेकिन शराब, देखिए शराब एक ऐसी लत है, मेरा मानना है। आप एक महिला है, जी जी, यहाँ पे तमाम महिला जी घर बर्बाद कर, लेकिन आदमी नहीं मानता। वो 100 रुपए में भी खरीद रहा है, वो 200 में भी खरीद रहा है। अगर ऐसी लत नहीं होती तो किस तरीके से केजरीवाल जी को पूरी की पूरी सोमरस जो उन्होंने बांटा था एक पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री इसके, सॉरी मैं बोलती हूँ, इसी डिपार्टमेंट के हेड थे शायद, उनके पास था ये वाला। तो उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि शराब पीनी चाहिए, कोविड से बचना है। तो और वो आगे की पार्टी से थे। मुख्यमंत्री जी कहाँ है? तब सरकार ने विरोध क्यों नहीं किया? तो हमें सरकार ने, देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। इस बात को समझना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई भी जो फैसला, सरकारी फैसला लिया जाता है, उसके समीकरण बहुत सारे देखे जाते हैं जी। हम उसको इमोशनल डिवीजन से सिर्फ नहीं देख सकते हैं, और लेना चाहिए भी नहीं, मुझे लगता है। यहाँ पे आर्थिक रूप से, मैंने जैसे कहा, बहुत सारे लोग जब कोई काम होता है, जब कोई संगठन चलता है, कोई कंपनी चलती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है, उसके साथ बहुत लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन कड़ाई करने से भाई, जब जेब से किसी के पैसा निकल रहा होगा तो सबको दर्द होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसको दर्द होगा पैसा निकालते हुए। यकीन मानिए, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और हमारी सरकार इसके पूर्ण विरोध में है। इससे पहले कौन सी सरकार आई है जिसने 40% इन तंबाकू में, मदिरा पान सोमरस में इस तरीके का लगाया है? आप बताइए। शायद यही सरकार है जिसने ये पहल की है। तो हम मानते हैं टैक्स लगा दिया, लेकिन टैक्स लगाने से बड़े उनको बंद भी कर देते। तो ये अच्छा सुझाव है, क्या पता हो जाए बाद में। ये हमारे, देखिए हरियाणा में अलग बात की जाए तो बहुत ज्यादा यूज है, कंज्यूम बहुत ज्यादा किया जाता है। देखिए, इस देश में शुरुआत हो गई है। देखिए, शुरुआत हो गई है, अब देखिए आगाज हो गया है, सफर कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। प्रदर्शनी जी, एक बात बताइए, 1 टैक्स 1 नेशन का जो आपका फॉर्मूला है, क्या अभी भी उसमें किसी तरह की खामियां नजर आती हैं या कंप्लीट हो चुका है इसको? ऑलमोस्ट ड्राफ्ट कंप्लीट है, बट देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको लुक फॉरवर्ड करनी पड़ती हैं। 1 नेशन 1 टैक्स में बहुत सारे राज्य भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा नहीं है। आपने पूछा था कि बीजेपी ने लगाया जीएसटी, मैं बताऊं, कांग्रेस भी लगाना चाहती थी जीएसटी, लेकिन मैं आपको बताऊं, प्रदेश सरकारों को कांग्रेसियों पे विश्वास ही नहीं था। इसलिए उनको ये लगता था कि भाई ये संभाल ही नहीं पाएंगे। और यही कारण है कि हमें प्रदेश की, चाहे वो हमारे बीजेपी की सरकार हो या ना हो, लेकिन उनको ये विश्वास था कि मोदी है तो मुमकिन है, हो जाएगा। तो यही मैं बोल रही हूँ कि इसमें भी देखिए, इकोनॉमिक्स को हमें समझते हुए, उसको ढंग से लेते हुए कि जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, आम जनता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। जनता की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। जनता से अब तक जो महंगी दरों पर टैक्स वसूला गया, उससे एक अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार के पास है। अभी हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने बोला कि वही रेवेन्यू दोबारा जनता को बांटा जाएगा। तो क्या रोड मैप तैयार करेंगे आप लोग इसको? देखिए, टैक्स जो होता है
मुझे लगता है टैक्सेशन, चाहे हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें या इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनता का पैसा जनता में ही जाता है और पूर्ण रूप से जाता है। आज आप जो हरियाणा, मुझे याद है 2008 में, मैं तो यही हरियाणा की हूँ मैडम जी, आप बताइए जब हम 2007 में जब एग्जाम देने के लिए, मुझे याद है मैं एग्जाम देने के लिए गई थी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं दे पाई थी मैं अपना। आप ये बताइए मेरा एंट्रेंस एग्जाम छूट गया था क्योंकि सड़कें इतनी खराब थी कि हम लोग गुड़गांव से निकलते थे तो रात को पहुंचते थे। आज मैं निकल जाऊं चंडीगढ़ तो हमारे फ्लाईओवर इतने शानदार बना रखे हैं, इतने बढ़िया फ्लाईओवर हैं। मैं एक उदाहरण दे रही हूं। तो ये जनता का ही टैक्स का पैसा है जो जनता में ही लगाया है। प्रॉब्लम ये थी कि पहले ये लोग एहसान जताते थे। प्रॉब्लम ये थी कि इनको ये लगता था कि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रॉब्लम ये थी कि इनको ये लगता था कि एक देश में चाय वाला कैसे इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। दिक्कत ये थी कि इनको दिक्कत ये है कि अगर आपके नाम के आगे कोई बड़ा नाम लगा है तभी आप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, किसान का बेटा नहीं बन सकता है। एक संघ में काम करने वाले जो संघ संचालक थे वो नहीं बन सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शायद एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने ये सारी की सारी बातों को खत्म कर दिया। आज इस देश में एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बना, आज एक गरीब किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना। ये अगर कोई कुछ कहीं हो सकता है तो शायद ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। थैंक यू मैम। थैंक यू।